नैना और अजीत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। अजीत एक छोटी सी नौकरी करता था और नैना एक अमीर घर की लड़की थी। दोनों की हैसियत में बहुत फर्क था, जिसके चलते अजीत कभी भी नैना के घर वालों से बात करने नहीं चाहता था। एक दिन नैना अजीत से बोलती है, अजीत, क्या तुम जिंदगी भर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रखोगे या मेरे घर वालों से अपनी और मेरी शादी की बात भी करोगे? एक लड़का होकर तुम कितना डरते हो यार। यार बात तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पापा मेरे सामने आते हैं और मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, उनकी शक्ल देखते ही पता नहीं मैं क्यों इतना डर जाता हूँ। डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती है और मैं बात कैसे करूँ यार, मेरे मुंह से तो आवाज तक नहीं निकलती। हे भगवान, मैंने कैसे डरपोक इंसान से प्यार किया है जो एक शादी की बात भी नहीं कर सकता है। अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे ना तो एक दिन मुझे ही शादी करके कोई और लेकर चला जाएगा और तुम उस शादी में सिर्फ खाना खाने के लिए ही आना। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी मुझसे होगी, बस मुझसे होगी। वो तो जब होगा ना मूर्ख इंसान, जब तुम मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने आओगे या तुम्हारा प्लान मुझे भगाकर लेकर जाने का है। देखो, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं कर पाऊंगी। मैं पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी, वरना तो तुम मुझे भूल ही जाओ। ये कैसी बात कर रही हो तुम इतने सालों से मेरे साथ हो और तुम्हें पता तो है कि मैं भागने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन साथ साथ तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, तुम्हें सम्मान देता हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ भागकर तुम्हें बदनाम नहीं करूंगा। और अगर भागना भी होता ना तो कब का भाग चुका होता। लेकिन मैं चाहता हूँ तुमसे मेरी शादी पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। देखो, आज मेरा जन्मदिन है, आज शाम को मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें पापा से मिलवा दूंगी और पार्टी खत्म होने के बाद तुम पापा से मेरी शादी की बात कर लेना। मुझे यकीन है कि आज के दिन वो मेरी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ देने के लिए मैं बैठी हूँ ना, तुम बिल्कुल भी मत डरना। शायद तुम सही कह रही हो। तुम्हारे पापा से मुझे तुम्हारा हाथ मांगना चाहिए और इस दिन से अच्छा दिन कोई और हो भी नहीं सकता है। हो सकता है तुम्हारे पापा मान जाए। ठीक है, तो शाम को मैं तैयार होकर तुम्हारे घर आता हूँ। और हाँ, अभी मैं चलता हूँ, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अजीत इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और नैना अपने घर के लिए। घर पहुंचकर नैना देखती है कि पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जिसे देखकर वो अपनी माँ मीरा से बोलती है, माँ, मेरा जन्मदिन है, शादी नहीं हो रही है, जो पूरे घर को ऐसे सजा दिया है। ये सब तरीके बहुत पुराने हो चुके हैं। बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसको जितना मिलता है ना, उसे उसकी कोई कदर नहीं होती है। तुम्हारे पापा ने इस घर को दुल्हन की तरह सजाने के लिए बोला है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मने। उन्होंने आज शाम को एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया है। उन्होंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है और तुम ऐसा कह रही हो। अरे माँ, अब तो बुरा मान गई। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि बिना बात के इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। हम सिंपल तरीके से भी तो जन्मदिन मना सकते थे ना। आप तो जानती हो ना कि मुझे सिंपल चीजें कितनी ज्यादा पसंद है। मुझे इतना शौक करना अच्छा नहीं लगता है। माना कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को ऐसे वेस्ट करने की जगह अगर हम इनको गरीबों में बांट देंगे तो कितनी दुआएं आएंगी हमारे लिए। बेटी, मुझे तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती। क्या तुम्हें कभी अपने पापा की कोई चीज सही लगी है? तुम हमेशा उनकी चीजों में कमी निकालती रहती हो। तुम कभी उनके नजरिए से भी देख लिया करो। तुम उनकी एक लौती बेटी हो। अगर वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इन सब चीजों को छोड़िए, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। बिना बात के पापा के कारण हम दोनों के बीच में बहस हो जाएगी और शाम की पार्टी खराब हो जाएगी। अभी मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। आज शाम को आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाली हूँ मैं। नैना इतना कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बात सुनकर मीरा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि नैना जब भी कोई गुड न्यूज की बात करती है तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे उसके और उसके पिता के बीच में बहसबाजी होती है, जो चीज मीरा नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद शाम को सभी लोग पार्टी में आना शुरू होते हैं। नैना भी तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। तभी उसके पिता राजेंद्र केक कटिंग से पहले अपनी बेटी को पास बुलाते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। आप लोग मेरी बेटी की खुशी में शामिल हुए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन केक कटिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। पिताजी, आप किस गुड न्यूज की बात कर रहे हो? बेटी, मेरे अनाउंसमेंट के बाद
तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि आज सिर्फ मेरी बेटी का जन्मदिन नहीं, बल्कि मेरी बेटी की सगाई भी है और मैंने उसके लिए एक जीवन साथी चुन लिया है। खुद की सगाई की खबर सुनकर नैना दंग रह जाती है, क्योंकि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। तभी अजीत भी वहाँ पर आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है, जिसे सुनने के बाद उसके भी होश उड़ जाते हैं और इन सब चीजों से बचने के लिए नैना बेहोश होने का नाटक करके जमीन पर गिर जाती है, जिस कारण पार्टी कैंसिल हो जाती है और सभी लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन अजीत भागते हुए नैना के पास आता है और उसके मुंह पर पानी फेंकता है, जिससे उसे होश आता है। तभी राजेंद्र गुस्से में अजीत से बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बेटी से दूर हटो। पिताजी, अजीत कहीं नहीं जाएगा। मैं भी आज आपको यही बताने वाली थी कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो? इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। इस लड़के की क्या हैसियत है मेरे सामने खड़े होने की? पिताजी, माना कि अजीत एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, लेकिन मेरी और अजीत की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मुझे इसी से शादी करनी है और आपको करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अजीत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी इज्जत को ऐसे नहीं उड़ा सकती हो। तुम जैसी लड़की होने से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद ही रहता। मैं जानती हूँ पिताजी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर मेरी शादी अजीत के साथ नहीं हुई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। दोनों को बचाने का बस यही रास्ता है कि आप मेरी शादी अजीत के साथ करवा दीजिए। मैं सच बता रही हूँ, मैं अजीत के साथ बहुत खुश रहूंगी। राजेंद्र बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अजीत भी अपने घर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद अजीत नैना को फोन करता है और उससे बोलता है, यार एक बात बताओ मुझे, तुम अपने माँ बाप के सामने ऐसी बकवास कैसे कर सकती हो कि तुम माँ बनने वाली हो? अरे यार, तुम तो जानती हो ना कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक मैं हमेशा अपनी लिमिट में रहा हूँ। हे भगवान, तुम उल्लू के उल्लू ही रहोगे। मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। और मैंने कब कहा कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? मैं तो सिर्फ प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी, ताकि अपनी इज्जत के डर से पापा मेरी और तुम्हारी शादी करवा सके। इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका नहीं था पापा से अपनी बात मनवाने का। अगर मैं प्रेग्नेंट होने का नाटक नहीं करती ना, तो पापा कब का तुम्हें गुंडों से पिटवा चुके होते। यार तुम बिल्कुल पागल हो क्या? अरे माँ बाप से इतना बड़ा झूठ कौन बोलता है? कल को उनको पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा, और हो सकता है ना तब गुस्से में आकर ना वो हमें जान से मार दे। तुम चिंता मत करो, मैंने ये जो झूठ बोला है ना, सिर्फ और सिर्फ शादी तक के लिए बोला है। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो मैं खुद अपनी मम्मी पापा को सब कुछ सच बता दूंगी। शादी के बाद कौन क्या ही कर लेगा। प्रेग्नेंट होने का नाटक करके जहाँ एक तरफ नैना बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र को इस चीज का बहुत बड़ा सदमा लगा था। लेकिन उसके पास नैना और अजीत की शादी करवाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके चलते कुछ दिनों बाद अजीत और नैना की वो शादी करवा देती हैं। लेकिन इस सदमा वो ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद नैना अपनी माँ को सारा सच बताती है, जिसे सुनने के बाद मीरा उसे थप्पड़ मारती है और उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने की खबर झूठी थी और वो हमेशा के लिए इस कारण अपने पति को खो देती है। आनंदी के माँ बाप ने बचपन में ही उसके कान छिदवा दिए थे और आनंदी के बड़े होने के बाद आनंदी दोस्तों की देखा देखी में 4 और कान में छेद करवा लेती है और उसमें नए नए तरह के फैशन के अनुसार स्टड पहनने लगती है। एक दिन आनंदी अपनी दोस्त संजना और ललित के साथ बाहर घूमने गई होती है और ललित आनंदी से कहता है, अरे आनंदी यार, तूने कान तो छिदवा रखे हैं, तो नाक क्यों नहीं छिदवाई? वो भी छिदवा लेती। रहने दे तू, कान में पहनना ही अच्छा लगता है, नाक में पहनना नहीं। ठीक है भाई, फैशन चल रहा है, तू भी फैशन के पीछे लग जा। अच्छा, तुझे क्या लग रहा है कि मैं फैशन के पीछे चल रही हूँ? अब देख, मैं अपना ही नया फैशन बनाऊंगी और मैंने जो ये 5 छेद करवाए हैं ना अपने कान में, 5 में झुमके डालूंगी। तू पागल हो गई है? तेरे कान कट जाएंगे तो खुशी होगी क्या तुझे? छोड़, हमें क्या, ये कुछ भी करे। वैसे इसको बोल के कोई फायदा तो होता नहीं है, करती तो अपने मन की है। हाँ, मेरे कान है तो मर्जी भी मेरी चलेगी। इतना बोलकर आनंदी वहाँ से चली जाती है और अपने कान में 5 अलग अलग तरह के झुमके पहनने लगती है और घूमने लगती है। इसी तरह कुछ दिनों बाद
आनंदी कॉलेज से घर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक सोहन नाम का लड़का आवाज लगाकर कहता है, मैडम आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, और आपने जो ये कानों में 5 झुमके डाले हैं वो तो आपकी सुंदरता को 4 चांद लगा रहे हैं। अच्छा लग रहा है तभी तो पहने हैं, और वैसे भी मैं किसी का फैशन कॉपी नहीं करती। जी बिल्कुल, आप थोड़ी अलग लग रही हो, तभी तो मैं आपके पास खींचा चला आया। इसी तरह सोहन और आनंदी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कुछ दिनों बाद सोहन आनंदी को शादी के लिए प्रपोज करता है और आनंदी भी सोहन को हाँ कर देती है। देखते ही देखते दोनों अपने घरों में शादी के लिए बात करते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आनंदी अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती है और कुछ दिनों बाद आनंदी की सास सुनीता उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, माना कि तू बहुत सुंदर लगती है इन 5 झुमकों में, लेकिन तू इस तरह हमेशा पहने रहेगी तो तेरे कान तो कट ही जाएंगे एक दिन। माँ जी आप परेशान मत हो, मैं इतने टाइम से पहने हुई हूँ, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। अरे कभी सुन भी लिया कर। चल मैं बोल रही हूँ ना, अब थोड़े दिन के लिए इतने बड़े और भारी झुमके निकाल दे, आराम मिलेगा तुझे। माँ जी जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इन झुमकों से, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, और अगर हो भी रही है तो मुझे मत बताओ। इतना बोलकर आनंदी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ दिनों बाद आनंदी तैयार होकर कान में अलग अलग तरह के 5 झुमके डालकर बाहर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी बीच में ही उसे सोहन और सुनीता मिल जाते हैं और सोहन बोलता है, आनंदी तुम ये क्या रोज रोज कान में 5 झुमके डाल लेती हो, कभी तो अपना स्टाइल बदलो ना। ज्यादा मत बोल बेटा, वरना ये स्टाइल का तो पता नहीं, लेकिन अपना पति जरूर बदल देगी। क्या माँ, आप बिना जब देखो मजाक करती रहती हो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको तो पहले मेरा ये अनोखा अंदाज अच्छा लगता था ना, तो अब बदलने की बात क्यों बोल रहे हैं। रोज रोज एक ही स्टाइल देखकर बोर हो गया हूँ, अब तो ये झुमके रख दो और कुछ और ट्राई करो। अच्छा जी, रोज रोज झुमके और मुझे देखकर बोर हो गए हो तो जाओ ना दूसरी पकड़ लो, मैं भी कोई दूसरा पकड़ लूंगी। देखा, मैं बोल रही थी ना, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात सुननी ही कहाँ है। माँ ये मजाक ही कर रही है, ऐसा सच में थोड़ी करेंगे। और आनंदी तुम जाओ पहले ये झुमके बदल कर आओ, ऐसा लग रहा है अभी तुम्हारे कान हाथ में आ जाएंगे। आनंदी सोहन और सुनीता की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद घर आती है और झुमके निकालती है तो वो देखती है कि उसके कान बहुत ज्यादा लाल हो गए हैं। वो परेशान होते हुए सुनीता के पास जाकर कहती है, माँ जी दिए देखो ना, ये कैसे हो गए हैं, और ठीक ये कैसे होंगे, जल्दी बताओ, बड़ा दर्द हो रहा है। एक काम कर, अब जाकर और ज्यादा बड़े झुमके पहन ले, और अब ऐसे पहनियो कि जो थोड़ा बहुत तेरे कान दिख रहे हैं ना, वो भी ना दिखे। सच में माँ जी, ऐसा करने से ठीक हो जाएगा ना। मैं जा रही हूँ, अभी बड़े से 5 झुमके लेकर आती हूँ। अरे नास पिटी, तुझे हमेशा झुमकों की ही पड़ी रहती है क्या? तुझे झुमकों के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जाना। ये तो तुझे हाल दिख रहा है ना, वो ना तेरे झुमकों की वजह से ही हुआ है। क्या माँ जी, आप भी ना, मानती हूँ आपको तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, लेकिन कुछ भी मत बोलो। तुझे समझाना ही बेकार है। ये सरसों का तेल गरम है, लगा इसे और कुछ दिनों तक झुमके मत पहनना। आनंदी सुनीता की बात को सुनकर कान पर तेल लगा लेती है और सो जाती है। लेकिन इतना कुछ हो जाने पर भी आनंदी के सर से झुमकों का भूत नहीं उतर रहा था और जब झुमके पहनने से उसके कान में काफी दर्द होने लगा तो वो YouTube से कान को ठीक रखने के उपाय देखने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके कान में बहुत दर्द होता है तो वो अपनी एक दोस्त संजना को कॉल करके कहती है, संजना मेरे कान बड़े दर्द कर रहे हैं, क्या करूं मैं? मतलब तूने अभी भी झुमके लटका रखे हैं ना? पहले तो तू ये झुमके निकाल दे, क्योंकि एक दिन तेरे इन्हीं झुमकों की वजह से तेरे कान कटने की नौबत आ जाएगी। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तू ठीक करने के लिए कोई तरीका बता दे जल्दी से। एक काम कर, तू हल्दी और नारियल का तेल लगा ले, और अगर कभी झुमके पहनती है तो कान के पीछे बैंडेज लगा कर ही पहनियो। ठीक है, मैं अभी जाकर जल्दी से नारियल का तेल और हल्दी लगाती हूँ। आनंदी संजना की बात को मान लेती है और रोज नारियल का तेल और हल्दी लगाने लगती है और बैंडेज लगाकर झुमके पहनने लगती है। उसके कानों को आराम मिलता है और वो फिर रोज रोज झुमके पहनना शुरू कर देती है।
और उसके धीरे धीरे कान के छेद बड़े होते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद आनंदी बाजार से सामान लेकर घर आ रही होती है कि तभी एक बाइक पर चोर उसके कान से 5 झुमके खींचता है और चला जाता है। आनंदी का कान बुरी तरह से कटोर छिल जाता है और लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर बाद सुनीता और सोहन भी आते हैं और डॉक्टर उनसे बोलते हैं, मैडम आपकी बहू का कान बुरी तरह से कट गया है, क्योंकि इतना भारी और बड़े झुमके कानों में रहते थे इनके, इसीलिए जब चोर ने इनके कानों को हाथ लगाया तो आसानी से उसका कान कट गया। कान कट गया मतलब क्या है? मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसकी अभी एक सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप बस मेरी बहू को जल्दी से ठीक कर दो, मैं अपनी बहू की ऐसी हालत नहीं देख सकती। डॉक्टर आनंदी की सर्जरी करने लगता है और सर्जरी करने के बाद आकर बोलता है, सर्जरी तो ठीक से हो गई है, लेकिन अभी ये कम से कम 1-2 साल तक अपने कान में इतने भारी झुमके नहीं डाल सकती। ठीक है, अब हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों आनंदी को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और सुनीता आनंदी से कहती है, बहू, हम तुझे तेरे शौक मारने को नहीं बोल रहे, लेकिन अगर अब तू बड़े बड़े झुमके और 5-5 झुमके अपने कानों में लटका कर घूमेगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए छोटे से कान के स्टड लाया हूँ, तुम बस अब इसे ही पहनना, इससे तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हो और मैंने अपनी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी दी। मुझसे भूल हो गई, अब से मैं झुमके कभी नहीं पहनूंगी। बहू, तूने कुछ जानकर तो नहीं किया ना, और जो हो गया सो हो गया। इतना बोलकर आनंदी को भी सब समझ में आ जाता है कि कोई किसी चीज के लिए इतना पागल भी कैसे हो सकता है, और इतना पागलपन होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो चीज तो हमें तकलीफ देगी ही ना। और उसके बाद आनंदी कभी अपने कानों में 5 झुमके नहीं पहनते और सोहन ने जो उसे कान के छोटे छोटे स्टड्स लाकर दिए थे वो अब वही पहनने लगती है। रानी की शादी एक गरीब घर में हुई थी। अपने ससुराल वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए अपना दिल मारते देखकर रानी को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन वो अपने पति गोपाल के साथ बाजार से घर लौट रही होती है, तभी उसके पति की नजर एक स्वेटर पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, रानी, ये देखो स्वेटर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको इतना ही पसंद है तो सोच क्यों रहे हैं, ले लीजिए। ले तो लूं, लेकिन पता नहीं कितने का होगा, मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। अरे आप पहले से ही इतना क्यों सोच रहे हैं? पहले पूछिए तो सही कि उस स्वेटर का दाम कितना है, उसके बाद जोड़ना पैसे आप। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन ज्यादा पैसे का हुआ ना तो नहीं लेंगे। ठीक है, मत लेना, अब चले। गोपाल और रानी इतना कहकर दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से स्वेटर के दाम पूछते हैं। स्वेटर के दाम सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों बिना स्वेटर लिए घर वापस आ जाते हैं। तभी रानी गोपाल की शक्ल देखकर बोलती है, आपको स्वेटर बहुत पसंद है ना, लेकिन पैसों की वजह से आप ले नहीं पाए। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, और जितने पैसे का वो कह रहा था ना उतने में तो अच्छा खासा आ जाता। वैसे एक बात कहूँ, दुकानदार ने स्वेटर का दाम बिल्कुल सही बताया है। हमें वो ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इतना सोचने के बाद भी हम क्या ही कर लेंगे, रहना तो गरीबी में है। चलो मैं अपने काम पे जाता हूँ, वरना मुझे देरी हो जाएगी। गोपाल इतना कहकर अपने काम पर चला जाता है। गोपाल एक गोदाम में माल ढोने का काम करता था। रानी घर का काम कर रही थी, तभी उसकी सास ममता हाथों में 2 लड्डू लेकर उसके पास आती है और उसे देती हुई बोलती है, बहू, घर का काम बाद में कर लियो, पहले ये लड्डू खा ले। माँ जी, आप ये लड्डू कहाँ से ले आई? बहू, वो पड़ोस में कमला है ना, उसी ने अपने घर में पूजा रखी थी तो उसी ने दिए हैं ये लड्डू। माँ जी, आपको उनसे ये लड्डू नहीं लेना चाहिए था। लेकिन क्यों बहू, मुझे उससे लड्डू क्यों नहीं लेने चाहिए थे? माँ जी, उनके घर में पूजा थी, पूजा में तो दुश्मनों को भी बुला लिया जाता है। आप तो फिर भी उनकी पड़ोसन हो, लेकिन आप गरीब हो इसलिए इन्होंने आपको नहीं बुलाया, बस 2 लड्डू पकड़ा दिए। जाने दे बहू, तू इतना मत सोच। और ये लड्डू मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि ये लड्डू भगवान का प्रसाद है और भगवान के प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। एक काम करिए, 1 लड्डू आप खा लीजिए और 1 लड्डू गोपाल जी के लिए रख दीजिए। शाम को आएंगे तो वो भी खाकर पानी पी लेंगे। हम तो घर में है ना,
कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। ठीक है बहू, जैसा तू कहे। ममता इतना कहकर एक लड्डू अपने मुंह में रख लेती है और एक लड्डू अपने बेटे के लिए रख देती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन रानी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी रसोई में कुछ कच्चे चावल के सिवा कुछ भी नहीं था और वो अपनी मन में सोचने लगती है, गोपाल जी के आने का समय हो रहा है और रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पनिये की दुकान पर जाती हूँ और कुछ राशन उधार ले आती हूँ। बाद में धीरे धीरे उसको चुका दूंगी। बेटा, अगर रानी बहू को पता चलेगा कि तेरी नौकरी चली गई है तो वो बेचारी बहुत टूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो घर चला रही है, लेकिन तेरी नौकरी गई कैसे? मैं सामान उठा रहा था, पता नहीं कैसे मेरे हाथों से सामान की बोरी जमीन पे गिर गई और सामान खराब हो गया। इसके कारण मालिक ने मुझे बहुत सुनाया और काम से निकाल दिया। ये अमीर लोग कभी गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा, पता ही नहीं है। माँ, आप रानी को कुछ मत बताना, मैं जल्दी ही कोई दूसरा काम देखता हूँ। अपनी सास और पति की बात सुनकर रानी और परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, भगवान, अब मैं क्या करूं? किस मुंह से बोलूं कि घर में खाने को कुछ नहीं है? ये लोग पहले से ही परेशान हैं। अब तो मेरे पास भीख मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। रानी इतना कहकर दरवाजे से ही वापस चली जाती है। रास्ते में चलते हुए उसके नजर एक रेस्टोरेंट पर जाती है जहाँ वेटर बचे हुए खाने को बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब औरत हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए तो आप लोगों का बहुत भला होगा। यहाँ पर कोई खैरात बट रही है क्या जो मैं तुम्हें खाने को दे दूँ? जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलिए, आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके पास कुछ खाने को ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी बार बोला है मेरे रेस्टोरेंट में कुछ खाने को नहीं है, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो खाना आप बाहर फेंक रहे हैं उसे अगर मुझ गरीब को दे देंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। रानी की बात सुनकर उसे उस पर दया आ जाती है और वो अपने रेस्टोरेंट का बचा हुआ सारा चाइनीज खाना रानी को दे देता है। रानी खाना लेकर घर आ जाती है। खाने की चीजें देखकर उसके घर वालों को भी बहुत खुशी होती है। वो खाना उसका 2 दिन आराम से चलता है और वो रोज उस रेस्टोरेंट में जाकर खाना मांगना शुरू कर देती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपने आप से कहती है, खाने का तो जुगाड़ हो गया है, लेकिन ये खाना बहुत ज्यादा है और इसे फेंकना किसी पाप से कम नहीं। क्यों ना मैं इस खाने को अपनी बस्ती में बेचना शुरू कर दूं। इससे खाना काम में भी आ जाएगा और मेरे पास 2 पैसे भी आ जाएंगे। रानी अपनी रसोई के सारे बर्तन घर के बाहर लगाकर एक छोटा सा चाइनीज ढाबा खोल लेती है और जो चाइनीज खाना जैसे नूडल्स, समोसे, रोल वो रेस्टोरेंट से लेकर आती थी उसे कम दाम पर अपनी बस्ती में बेचना शुरू कर देती है। इससे उसकी आमदनी भी होने लगती है और खाने का नुकसान भी नहीं होता। तभी एक दिन ममता नई साड़ी पहनकर मंदिर जा रही थी और गोपाल बोलता है, क्या बात है माँ, नई साड़ी? लगता है आपको कोई खजाना मिल गया है, तभी तो आप नई साड़ी पहन के घूम रही हो। बेटा, ये सब तो तेरी बहू के चाइनीज ढाबे का कमाल है। उसी की कमाई से उसने ही मुझे नई साड़ी लाकर दी है। अच्छी है ना बहुत? माँ, साड़ी तो बहुत अच्छी है और रानी के ढाबे के कारण ही हमारा घर चल रहा है, वरना पता नहीं क्या होता। सही कहा बेटा, तेरी नौकरी जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो चल रहा है। रानी के चाइनीज ढाबे के कारण जैसे तैसे करके उसके घर की गाड़ी तो चल निकलती है। एक दिन वो रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना लेकर अपने ढाबे पर लौट रही होती है। तभी रेस्टोरेंट के मालिक की नजर उस पर जाती है। वो उसका पीछा करते हुए उसके ढाबे पर पहुंच जाता है और वहां लगी लोगों की भीड़ को देखकर सब समझ जाता है और अपने आप से बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ये औरत मेरे रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना लाकर अपने ढाबे पर बेचती है, बिना लागत के मुनाफा कमा रही है। इसको तो मैं कल बताता हूँ।
मालिक आप खाना देने से क्यों मना कर रहे हैं? वैसे भी आप इस खाने को फेंक ही रहे हैं, लेकिन अगर ये खाना मुझे मिल जाएगा तो एक गरीब का परिवार का पेट भी भर जाएगा। तू मुझे सिखा रही है? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। तू मेरे रेस्टोरेंट का खाना ले जाकर अपने ढाबे पे बेच रही है और मुनाफा कमा रही है। अब ना तुझे खाना मिलेगा ना ही तेरा ढाबा चलेगा। मालिक एक बात बताइए, आप वैसे भी इस खाने को फेंकते हैं। अगर मैं इस खाने को अपने खाने और आमदनी बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। इसी बहाने आप एक गरीब का नहीं बल्कि पूरे एक गरीब परिवार का पेट भर रहे हैं। इसमें आपका क्या ही नुकसान हो रहा है? वैसे बात तो ये ठीक कह रही है। जब से मेरे यहाँ से खाना ले जाने लग गई है तब से मेरे यहाँ के खाने का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ का खाना फेंका नहीं जा रहा है। रेस्टोरेंट के मालिक को रानी की बात सही लगती है और सब कुछ जानकर भी रानी को वो खाना देता रहता है और इस तरह से गरीब बहू का चाइनीज ढाबा रुकते रुकते फिर से चल निकलता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में देश की रक्षा कर रही अपनी गौरी एक बहुत खूबसूरत, गुणवान और समझदार फौजी थी। अपने घर परिवार को छोड़ वो सीमा पर जवानों के साथ रहा करती थी। बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे कई खतरनाक आतंकियों को उसने मार गिराया था, जिसके चलते उसे परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ऐसे ही एक दिन वहाँ उसकी बायोग्राफी जानने के लिए एक पीयूष नाम का रिपोर्टर आता है। हाय मैम, मैं पीयूष कल तक न्यूज से हूँ। मैम एक्चुअली हम आपके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो क्या प्लीज आप हमें अपनी आत्मकथा सुनाएंगी? आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज मैम प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा मैम। तभी वहाँ एक सुशील नाम का फौजी आता है और कहता है, जी मैडम, हमें भी आपकी कहानी सुननी है। हम भी आपकी कहानी सुनकर इंस्पायर्ड होना चाहते हैं। सबके इतना कहने पर गौरी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मेरे घर में मेरी माँ काजल, मेरे पापा विनोद और मेरे पति समर्थ, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी। तब समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, समर्थ के मम्मी डैडी आ गए मेरे घर पे रिश्ता लेकर। अरे बहन जी, देखिए ना क्या जमाना आ गया है। पहले तो माँ बाप बच्चों को रिश्ते के लिए मिलवाते थे और अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। जी हाँ बहन जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो बच्चे अपनी मर्जी से ही फैसला कर लेते हैं। हमें तो बस हमें हाँ मिलानी होती है। अरे भाग्यवान, बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने। अच्छा भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं, क्योंकि मेरा लड़का फौज में है। आप तो जानते ही हैं, इन लोगों को कभी भी बुलावा आ जाता है। जी भाई साहब, जैसा आप ठीक समझे। आखिर बच्चों की खुशी में हमारी खुशी ही है। दोनों परिवार वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं। मंडप में दूल्हा दुल्हन फेरे ले ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ फौजियों से भरी एक जीप आ जाती है। तभी उन सब में से एक फौजी बाहर आता है और कहता है, सर, आपको हमारे साथ बॉर्डर पर वापस चलना होगा सर। जंग कभी भी छिड़ सकती है। सरकार की तरफ से ऑर्डर है, जितने भी जवानों को छुट्टी दी गई है उन सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएं। नहीं, आप ऐसे शादी बीच में छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। प्लीज सर, हमें आधा घंटा दे दीजिए। सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपनी शादी पूरी कर लीजिए। वी आर वेटिंग फॉर यू। समर्थ गौरी को रोता हुआ देख अपनी शादी पूरी कर लेता है और उसे वापस आने का वादा कर बॉर्डर पर जंग के लिए चला जाता है। बॉर्डर पर जी जान से लड़ता समर्थ अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाता है। ये खबर उसके परिवार वालों को मिलती है तो सभी टूट जाते हैं और अपने बेटे को देखने के लिए जाते हैं। मेरा लाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये क्या हो गया तुझे? माँ जी, संभालिए खुद को और रोइए मत। वो देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए और आप आंसू बहा रही हैं।
हाय, अब मुझे क्या झूठी तसल्ली दे रही है? ये सब जो हुआ है वो तेरी वजह से ही हुआ है। अरे भाग्यवान, यह भी कोई समय है क्या किसी को कोसने का? अरे ये मनुष्यत नहीं है। अरे जरा सोचो, अगर इनकी शादी हुई ही नहीं होती तो इस बुढ़ापे की उम्र में कौन ख्याल रखता हमारा? अरे तेरा बेटा इसे हमारे लिए छोड़कर गया है। माँ जी, संभालिए खुद को। किसी को भी कोसने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है, अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हुए हैं वो। गौरी अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए उसे सल्यूट करती है। अपने पति की शहादत के बारे में बताते बताते उसकी आंखें भर आती हैं और वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी अपने आंसू पोंछने लगता है। देखिए, अगर आप सभी को रोना ही है तो मैं अपनी आत्मकथा नहीं सुनाऊंगी। आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। सच में मैम, आपकी स्टोरी बहुत इमोशनल है। शादी के बाद आप और आपके पति इस दुनिया में एक दूसरे से बिछड़ गए, उसके बाद भी आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखा है। मुझे हमेशा ये हिम्मत समर्थ से मिलती है। वो ना होते हुए भी हमेशा मेरे साथ है। उनकी सिखाई हर एक बात मुझे आज भी याद है। जी बिल्कुल मैम, आप हमें अपनी आगे की कहानी बताइए, तभी तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हमारे देश की महिलाओं को आपकी कहानी सुनकर प्रेरणा मिलेगी जीवन में कुछ करने की, आगे बढ़ने की। गौरी बताती है कि समर्थ की 13वीं के बाद ही वो फौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर देती है और उसका सिलेक्शन कोटे के तौर पर आसानी से हो जाता है। ये सब देखकर सावित्री उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, देख गौरी बेटा, तू पहले अच्छे से सोच ले। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ और अब तुझे नहीं खोना चाहती। नहीं माँ, आप मुझे नहीं खोएंगी, लेकिन अगर मैंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई नहीं की तो मैं समर्थ की बीवी होने का हक खो दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना यही हमारा फर्ज है। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारी धरती माँ पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो क्या अपनी धरती माँ के लिए अपनी इस माँ को अकेला छोड़ देगी? नहीं माँ जी, धरती माँ की रक्षा करना यानी आप सबकी रक्षा करना। सावित्री पक्के इरादे से भरी गौरी को उसके लक्ष्य के तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाती और अपनी ट्रेनिंग कैंप में शुरू कर देती है। ट्रेनिंग के समय वो कई मुसीबतों का सामना करती है। जहाँ कभी वो तारों के नीचे से निकलती तो कभी रोप क्लाइंबिंग करती। उसे ट्रेनिंग के दौरान कई चोटें लगती, पर वो हौसला रख अगले दिन फिर से ट्रेनिंग पर जाती। कुछ ही साल बाद उसकी सफलता रंग लाती है। उसकी पोस्टिंग लद्दाख में बतौर फौजी के रूप में हो जाती है और वो वहाँ तैनात आतंकियों को मात देती रहती है। टीवी पे ये सब सावित्री और नरेश देख रहे होते हैं और सावित्री को अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस होता है। थोड़े ही दिन बाद गौरी बॉर्डर से वापस आती है और उसकी सास आरती के थाल से उसका स्वागत करती है। ये सब देखकर गौरी को बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह माँ जी, लगता है अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जीत से आप बहुत खुश हैं। अरे पुत्र, कैसी बातें कर रही है? मुझे सब समझ आ गया है कि तेरा वहाँ होना कितना जरूरी है, और आज मेरा बेटा जहाँ भी होगा तुझे ऐसे देखकर उसे बहुत खुशी मिलेगी। बस तब से लेके आज तक मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही हूँ और अपनी हर गुजरती सांस के साथ समर्थ को अपने साथ महसूस करती हूँ। मैडम, हमारे देश की हर पत्नी और हर बहू को बिल्कुल आप जैसा होना चाहिए। तभी सब ये स्टोरी सुन तालियां बजाकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं और गौरी अपने समर्थ की याद में बॉर्डर पर सभी दुश्मनों को धूल चटाने में लगी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फौजन बहू? क्या आपके आसपास भी कोई फौजन बहू है या कोई इरादे में है फौजन बनने के? तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलना।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।